आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट टॉपिक नेम्ड इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और इसको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट अगर मैडम ये ग्रुप में भी शेयर कर दें, स्लाइड ग्रुप में जी नहीं किया आपने। ग्रुप में ये ग्रुप अपलोड करूंगी उस पे स्लेट पे अच्छा चलें, ठीक है वो मैं मैडम। कर देती। कॉन्सेप्ट इतना है कि मिसाल के तौर पर आप लोगों की क्लास की 200 स्ट्रेंथ है। और आप लोगों ने सपोज कोई इशू है और उससे रिलेटेड हाई अथॉरिटीज से बात वगैरह करनी है। अब बजाय इसके कि वो 200 स्टूडेंट्स उनसे जाके मिलें, उनसे जाके बात करें, हमारे पास उसके एक और सोल्यूशन भी है इस चीज़ का। और वो सोल्यूशन ये है कि क्लास में से हम ना 10 स्टूडेंट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लें और वो 10 स्टूडेंट्स जाकर ना अपनी बात क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है यस ना? मैम, हो सकता है। हो सकता है। पीसीए का भी यही काम है। पीसीए ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक डाटा है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर जी उस डाटा की डायमेंशंस हैं 1024 डायमेंशनल डाटा है। अब 1024 डायमेंशन के डाटा पर प्रोसेसिंग करना भी टाइम टेकिंग है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मेमोरी की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। लाइक इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हमारे पेश करने आने पड़ेंगे। और अगर मैं इस 1024 डायमेंशन पर एक एल्गोरिदम अप्लाई कर दूं और उस एल्गोरिदम को बोल दूं कि दैट एल्गोरिदम इज नेम्ड एज पीसीए, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और इस एल्गोरिदम के थ्रू मैं इस 1024 डायमेंशन के डाटा को सपोज कन्वर्ट कर लूँ 10 डायमेंशन के डाटा पर। तो अब मुझे बताओ, इसके ऊपर कंप्यूटेशन करना की कॉस्ट भी कम होगी, मेमोरी की कंजप्शन भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा। क्या ऐसी बात है ना यस ऐसा? मैम। तो पीसीए एक ऐसा एल्गोरिदम है यस जो कि हमें इस तरीके से हेल्प करता है कि हम एक ऐसा डाटा जिसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं, हम उसे बड़ी या हाई डायमेंशन के डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं एक लो डायमेंशन के डाटा पर, और इसके ऊपर तमाम तरह की प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। और तमाम तरह की प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद हम कहते हैं कि जो जो रिजल्ट्स इसके ऊपर आए हैं, ठीक है, जो जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, लाइक अगर इसके ऊपर परफॉर्म करने से डाटा का रिजल्ट यस आया है, तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा डाटा कहीं ना कहीं क्या है, यस है। अगर इसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से नो आया है, तो इसका मतलब है कि तमाम का तमाम डाटा क्या है, नो है। बात नो क्लियर है। हुई? यानी ये छोटा सा डाटा आपकी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है पूरे के पूरे डाटा की। सेम वैसे ही जैसे आपकी क्लास की 200 स्ट्रेंथ है और आप लोग अपनी उस स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हो, उससे कोई बात करवाने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को अगर बना रहे हो, तो वो 10 स्टूडेंट्स आपकी रिड्यूस डायमेंशन है। और वो 10 स्टूडेंट्स जाकर जो भी बात करेंगे वो बात आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से होगी और सब लोगों पर वो बात एप्लीकेबल भी होगी और तमाम के तमाम लोग वही चीज़ अप्लाई भी करेंगे। कुछ ना कुछ बेस समझ आ गई ये बात की? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब जो सबसे पहली मोटिवेशन है ना इस काम की, उसको कहते हैं डाटा को कंप्रेस कर देना। अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट उसको मैनेज करना, उसकी स्टोरेज को मैनेज करना, मेमोरी की कंजप्शन ज़्यादा करेगा, प्रोसेसिंग की पावर्स वगैरह ज़्यादा लेगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अपने डाटा तो इस टेक्निक के थ्रू, जैसे अभी पीछे आप लोगों का डाटा की डायमेंशंस थी 1024 और आपने अपनी उस 1024 डायमेंशन के डाटा को कन्वर्ट कर दिया था वन डायमेंशन डाटा के अंदर, ठीक है। तो 2D टू 1D का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा है आप लोग उसे इस तरीके से प्रोसेस करो कि उसकी डायमेंशंस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और जब उसकी डायमेंशंस रिड्यूस हो जाएंगी तो वो उस टेक्निक का क्या मतलब है कि हमने डाटा को क्या कर लिया है, कंप्रेस कर लिया, इम्प्रेस कर। ठीक है। अब जैसे ये जो डाटा है, इस डाटा की दो डायमेंशन है, एक है x1 और एक है x2। तो जब मैं इस तरह की चीज़ के ऊपर डाटा कंप्रेशन अप्लाई करूँगी या फिर मैं उसके ऊपर पीसी अप्लाई करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस डाटा को इनडायरेक्टली रिड्यूस कर रही हूँ फ्रॉम 2 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन। ठीक हो गया? कैसे?
ये तरीका मैं एक्चुअली में सिखाऊंगी कि मैं अपनी इस 2 डायमेंशन के डाटा की बजाय मैं इस डाटा की एक न्यू डायमेंशन बनाऊंगी एंड दैट न्यू डायमेंशन इज एक्चुअली Z1। और अब हमने अपने इस 2D डाटा को ये देखो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स के हमारा 2 डायमेंशन डाटा कन्वर्ट हो गया है किस डायमेंशन के अंदर? 1 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये हम बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट इसका समझे। इसी तरह ये देखिए ये डाटा कितनी डायमेंशन में है? 3D 3D है। और ये भी 3D है। ये भी 3D है। तो अगर मैं इसके ऊपर भी पीसी अप्लाई करूं तो मैं या तो इस 3D को 1D में कन्वर्ट कर सकती हूँ और या फिर मैं इस 3D को किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? 2D में। 2D। ठीक है। What about the quality after the data compression? 3D से जब हम 2D में आएंगे या 2D से हम 1D में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे डाटा कंप्रेशन के नतीजे में क्वालिटी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, डाटा कंप्रेशन के नतीजे में क्या होगा? क्वालिटी ऑफ आवर डाटा कंटेंट। नहीं, इतनी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगी, नो डाउट। रिकंस्ट्रक्शन वापस नहीं हो सकती तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन हम वैल्यूज भी इसी के थ्रू वो डाटा सेलेक्ट करेंगे, वो डाटा कंप्रेस करेंगे या वो डायमेंशंस उठाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। बात समझ आई है? जी मैम। अब फॉर एग्जांपल पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1024 डायमेंशन का डाटा है। अब 1024 इज अ बिग नंबर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से मैं कौन सी ऐसी डायमेंशंस उठाऊं जो इंपॉर्टेंट भी हों और जिन पे मेरा रिजल्ट इफेक्ट भी कर रहा हो? तो पीसी वो एल्गोरिदम है जो कि आपकी इतनी बड़ी डायमेंशंस में से वो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस उठाएगा जिनकी बेस पर आपका जो सा है ना डाटा वो इस तरीके का होगा कि वो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगा अपने पास। अब क्लियर हुआ? स्टिल कुछ ना कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, बट स्टिल वो थोड़ी बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा हमारे पास और अच्छी ऑप्शंस ये हैं कि हम अपनी कंप्यूटेशनल ऑपरेशनल किस्म की कॉस्ट वगैरह अपनी कम कर लेंगे। ठीक हो गया? चलें आगे। यस मैम। चल दूसरी डायमेंशन, इसकी वजह से बहुत सारी मोटिवेशंस हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 मोटिवेशन मेंशन है। दूसरी है डाटा की विजुअलाइजेशन। अब इधर देखो, ये जो डाटा आपके सामने है इसमें कितने आपको फीचर्स नजर आ रहे हैं? कौन कौन से फीचर्स पहले से ये बताए ना। GDP 7। 1 2 3 4 5 6। 6 है। कंट्री भी कहीं ना कहीं, मैम कहीं ना कंट्री कहीं हो सकता है है ना। ना। अब ये जो आपके सामने डाटा नजर आया ना इसके फीचर्स हैं 6। चलो कंट्री को भी मिलाओ तो 7 फीचर्स हैं और कितनी रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ तो इसको देख के कुछ ना कुछ बात समझ में आ भी रही है। अगर फीचर्स हमारे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग तो इस एक पेज पर कभी भी हमारा डाटा आ सकेगा? नो मैम। कभी भी नहीं आ सकता। चलो 2 पेजेस पे कन्वर्ट कर लें तो क्या 2 पेजेस पे से एक सेम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना आसान होगा हमारे लिए? No. मुश्किल हो कभी भी जाएगा। नहीं होगा। तो हमारे पास डाटा की विजुअलाइजेशन क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन अगर मैं इन तमाम फीचर्स की डायमेंशन को रिड्यूस करके सिर्फ 2 डायमेंशन में से कन्वर्ट कर लूँ, लाइक Z1 और Z2, तो फिर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना आसान है या फिर नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है। कुछ आसान है। तो अगर डाटा की डायमेंशंस बढ़ जाएं तो ना सिर्फ वो इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन मुश्किल होता है बल्कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट और कंप्रेशन की टेक्निक्स के ऊपर भी उसको अप्लाई करना या उसको एलिजिबल करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब हमने जैसे ये डाटा था और हमने अपने इस डाटा को क्या किया है? कन्वर्ट कर लिया है Z1 और Z2 की डायमेंशन में। तो अब हमें विजुअलाइज करने में कुछ ना कुछ हद तक क्या हो गई है? आसानी हो गई। इसी तरह ये देखिए, पहले फॉर एग्जांपल ये तमाम की तमाम आपके डाटा की क्या थी? डायमेंशंस थी। ब्लैक वाली तमाम डाटा की क्या थी? डायमेंशंस थी। अब हमने क्या किया? अब हमने 2 न्यू डायमेंशंस इंट्रोड्यूस कर ली, लाइक हमने पीसी अप्लाई किया
और उस पीसीए के थ्रू अब आपका जो डाटा है वो कन्वर्ट हो गया है इन 2 डायमेंशंस के अंदर। एक है Z1 और दूसरी डायमेंशन है Z2। ठीक है, तो अब ये जो 2 ब्लू पॉइंट हैं, लाइक ये इतनी तमाम डायमेंशन जो कि ब्लैक में थी, अब हमने कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर ली 2 न्यू डायमेंशंस के अंदर। और वो 2 जो नई डायमेंशंस हैं दे आर Z1 एंड Z2। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए कि डाटा को कंप्रेस करते हुए कहीं हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना मिस हो जाए या कहीं कुछ भी हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने डाटा को इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रिटेन रहेगी और हमारी डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। और इस काम को करने के वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। SVD भी एक है, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन का एल्गोरिदम, लेकिन जो सबसे फेमस है जिसे लोग रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक अपने कामों को और अपनी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। और फॉर दैट वी हैव द फेमस एल्गोरिदम दैट इज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब ये कैसे काम करता है, मैं ना इस डायग्राम को समझाने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा देती हूँ। हमारे पास, सॉरी जी, न्यू शेयर यहाँ आना था, हम ऐसे कर लेते हैं या क्या, ये डाटा है, एक है डाटा की x1 डायमेंशन, एक है डाटा की x2 डायमेंशन। सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है ना, वो ये है कि हम अपने डाटा के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, यानी हम वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो जिनसे हमारी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ये डिपेंड करते हैं हमारी डायमेंशंस पर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डाटा 3D है ना, तो इसका मतलब है मैं कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकूंगी, 3। अगर मेरे डाटा की डायमेंशंस 4D है तो मैं कितनी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकूंगी, 4D। तो मेरे डाटा की जितनी भी डायमेंशंस होंगी मैं उतने ही ज़्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स अपने डाटा के ऊपर क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। पहले तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही याद रखना है। हाँ जी, हाउ मैनी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यू कैन ड्रॉ ऑन योर डाटा विल डिपेंड ऑन द टाइप और डायमेंशन ऑफ योर डाटा। इफ योर डाटा इज 3 डायमेंशन इट मीन्स यू कैन मैक्सिमम की यहाँ बात कर रही हूँ, सॉरी, हाँ, अगर आपका डाटा 3 डायमेंशन है तो इस बात का मतलब ये है कि मैं अपने डाटा के ऊपर मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स को क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। आवाज आ रही है ना? यस मैम। समझ, हाँ जी, क्या बात समझ में आई, ये रिपीट करें, मैंने भी क्या बोला है कि अगर हमारे डाटा की 3 डायमेंशंस हैं तो उसके लिए हम 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर अगर मैं ये आपसे ये 4D है, सवाल कर रही हूँ कि यू हैव अ 6 डायमेंशन डाटा, देन हाउ मेनी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यू कैन ड्रॉ, हाँ जी, कितने ड्रॉ कर सकते मैक्सिमम हैं? मैक्सिमम 3. 6। मैक्सिमम 6। अब इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है कि आप उतने ही कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हो जितनी आपकी डाटा की डायमेंशन है। दूसरा रूल ये है कि ईच कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू अदर कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल्स होने चाहिए। ठीक है, हर प्रिंसिपल कंपोनेंट दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट पे क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब छोटा सा क्वेश्चन समझाती हूँ। पहले तो क्या मुझे होना बताएं चाहिए? कि ये डाटा है 2D, इसका मतलब है इसके ऊपर मैं कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ, 2 कितने हैं? 2 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर सकती हूँ। चलो जी, सपोज मैं कहती हूँ कि एक प्रिंसिपल कंपोनेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया और दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। लाइक मैं कह सकती हूँ ये प्रिंसिपल P1 है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 है और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 है। और क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर इनके एरोज आ जाएंगे।
हाँ जी, दो 2 डायमेंशन का डाटा था, तो मैंने 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। एक है P1, दूसरा है P2, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? ऐसे परपेंडिकुलर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, फिर अगले चीज पे मैं चलूँ। क्लियर है? नो मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब ना मैं इसको दोबारा क्लियर करके ना एक और बनाती हूँ, ताकि और आप उनको क्लियर अच्छे से हो जाए। थोड़ा डाटा ना सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ताकि प्रोजेक्शन में आप लोगों को समझ में आ जाए। सपोज वही डाटा हो गया, x1 x2, एक कंपोनेंट ये नहीं चाहते जी, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। दोनों रूल्स पूरे हो गए। पहला रूल तो ये कहता था कि उतने होने चाहिए जितनी डाटा की डायमेंशंस हैं, और दूसरा रूल ये कहता था कि क्या होना चाहिए, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट अच्छा है, लाइक किस कंपोनेंट को सेलेक्ट करें? वही वाली बात है। अगर आप लोगों समझ के नहीं पास अगर आप लोगों के पास डाटा के 10 फीचर्स हो, तो इसका मतलब है कि आपने उनमें से कोई से ऐसे 2 फीचर सेलेक्ट करने हैं जो कि बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2 वेक्टर्स हैं, यानी दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और अगर आप लोग इसको फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर रहे हो 2D से 1D में, तो आपने वो एक कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा। अब ये कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करना है? इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डाटा को प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ P1 को ज्यूम करो। अब प्रोजेक्ट करने का मतलब ये x को मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूंगी, इस x डाटा पॉइंट को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दूंगी। इसी तरह ऐसे करके ना मैं अपने डाटा को प्रोजेक्ट कर दूंगी, ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इस डाटा को अगर P2 पे प्रोजेक्ट करूँ, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा गौर करें, मुझे बताएं कि P1 पे जब प्रोजेक्ट कर रही थी तब प्रोजेक्शन का डिस्टेंस ज़्यादा था, या जब P2 पे प्रोजेक्ट कर रही थी तब प्रोजेक्शन का डिस्टेंस ज़्यादा था? P2 पर ज्यादा मैम। 2 पर ज़्यादा है ना। फॉर एग्जांपल इस डाटा पॉइंट को देखो, जब यहाँ कर रही हूँ तो डिस्टेंस, मेरे को ना एक और भी काम करते हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। जब यहाँ कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस है, और जब इसी डाटा पॉइंट को यहाँ कर रही हूँ तो ये डिस्टेंस है। इसी तरह इसको यहाँ कर रही हूँ तो ये डिस्टेंस है, यहाँ कर रही हूँ तो ये डिस्टेंस है, यहाँ यहाँ। तो एक तो चीज़ आपने ये आइडेंटिफाई कर ली कि आपको जब भी प्रोजेक्शन P2 पर जा रही है ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने ये आइडेंटिफाई करनी है, मुझे बताओ कि जब P2 की बात हो रही है, तो जब मैं प्रोजेक्शन करूंगी तो तमाम का तमाम डाटा ना इस एरिया में प्रोजेक्ट होके इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। ऐसे ही है ना। और अगर मैं ग्रीन कलर, और अगर मैं P1 पे प्रोजेक्ट करूँ ना, तो डाटा इस एरिया में प्रोजेक्ट रहेगा। ऐसे ही है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पर एंडिंग हो रहा है, तो ये पूरे का पूरा एरिया प्रोजेक्शन का एरिया बन जाएगा। हाँ जी, ऐसा है कि नहीं है? यस मैम। तो जब सारी इंफॉर्मेशन इस रेड के केस में इकट्ठी हो जाएगी, तो हमारे लिए इस डाटा को क्लासिफाई करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हम अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं पीसी के थ्रू, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने वो कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जिस पे प्रोजेक्शन का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बताएं, प्रोजेक्शन का डिस्टेंस किसके केस में कम आ रहा है? P1। P1 के केस में। और दूसरा हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब वो इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हो, लाइक अब देखो ना, P1 इतने से में हो रही है और P2 इस मतलब ऐसे करके, तो जब इतना सारा डाटा इतने छोटे एरिया में इकट्ठा होगा ना, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस चीज़ को करूँ, जब डाटा एक स्कैटर्ड है, उसमें हाई वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरह के केस में क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करना भी आसान हो जाता है। बात समझ आई? So when you have a data, you need to apply PCA. It means you need to select the important components which are necessary for the projection of your data. अच्छा एक मिनट, ऑर्थो पहले सारे आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के बाद उन कंपोनेंट्स की सिलेक्शन करनी है। फिलहाल तो क्योंकि हम विजुअलाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, लाइक अभी हम देख कर ड्रॉ कर रहे हैं, कंप्यूटर में तो हम सिंपल एक एल्गोरिदम है पीसीए, ये एल्गोरिदम में हम डाटा को पास करते हैं तो ये खुद ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेता है। बट एक्चुअली में वो कैसे सिलेक्शन करता है, उसके लिए मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर अभी समझाया है कि आप अपने कंपोनेंट्स में से वो कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं जिन पर प्रोजेक्शन का डिस्टेंस कम से कम आए, और दूसरी चीज़ ये कि आप वो कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं जिसका वेरिएंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ये वेरिएंस ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब है, ये मैं भी दोबारा एक्सप्लेन एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करती हूँ। जी अब यहाँ पर ना मैं ऐसे करती हूँ, दोनों को लहदा लहदा करके ड्रॉ कर देती हूँ इन टर्म्स ऑफ डाटा करके। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम लास्ट स्लाइड में जब आपने दो डायग्राम्स आपको बनाई हैं रैंडमली, जिसमें लास्ट स्लाइड, एक मिनट रुको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये वाली? नो मैम वो आपने रफली बनाई, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपने एक वेरिएंस का कॉन्सेप्ट दिया है कि वेरिएंस होनी चाहिए, ये हमारी क्लासिफिकेशन असिस्ट करती है। वो उसी चीज को अभी समझाने के लिए दोबारा लहदा लहदा सेपरेट कर रही हूँ। मेरा सवाल उससे थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे है कि दूसरी डायग्राम में आपने ये किया है कि ना एक डेंसिटी शो की है डाटा की, जिसमें हमें नहीं, अभी जो मैंने ड्रॉ किए दोनों उनकी बात कर रहे हो इधर? जी जी नहीं, अभी इस केस में ना डाटा सेम ही है, वो मेरे सिर्फ लिखने के तरीके से फर्क पड़ गया। अभी दोनों केसेस में डाटा सेम ही है। मतलब मैंने ना ये जो डाटा है ना, ये ओरिजिनल डाटा है, ये तीनों डाटा सेम ही है। सही। ठीक है, ये सिर्फ अभी ये एक्चुअली मैं चाह रही थी दोनों कंपोनेंट्स को ना लहदा लहदा करके आप लोगों को एक्सप्लेन करती ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाता। और मैं अपने सवाल यहाँ को से डिफाइन इस तरह यहाँ से से कर देता हूँ कि डाटा क्लासिफिकेशन या रिकग्नाइजेशन में हमें डाटा वेरिएंस ज़्यादा हेल्प आउट करती है या डाटा कन्वर्जेंस? डाटा क्लासिफिकेशन और डाटा रिकॉग्निशन में आपने पूछे कन्वर्जेंस ज्यादा हेल्प करती है या फिर डाटा वेरिएंस? कन्वर्जेंस? तो मैम लास्ट स्लाइड में आपने अच्छा नहीं, अब ना बड़ा फर्क है। अब अब मैं आपको बता दी हूँ, बहुत फर्क है चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन एक टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम है, और जब भी क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो करेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए कन्वर्जेंस मैटर करती है। हम कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर हमारा डाटा कन्वर्ज कर जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे डाटा ने इतना अच्छा लर्न कर लिया कि वो अच्छी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर अभी जो वेरिएंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दैट इज डाटा की स्कैटर्डनेस कितनी है।
जितना डाटा स्कैटर्ड होगा, इसका मतलब है कि उस, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तमाम के तमाम डाटा को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दूं, क्या मैं उस एक पॉइंट पर से डाटा की रिकवरी कर सकती हूँ? सारा डाटा इतना क्लोज होगा, वो इतना आपस में उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा कि मैं क्लासीफाई तक नहीं कर सकूंगी। अब यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन इस एस्पेक्ट से है, मैम वो, ये इस तरह करके सॉरी बताइए। टू इंटरप्ट, लेकिन ये वो है हम कि तो नहीं ना पॉइंट करेंगे एक ही point के ऊपर कन्वर्ज, हम तो नहीं ना करेंगे हम डाटा के कन्वर्ट कर ही नहीं फीचर्स पा रहे हैं, बट अभी हमने यहाँ पैटर्न। पर कन्वर्जेंस सिर्फ नहीं लेनी, यहाँ वेरिएंस को समझाने के लिए स्कैटर्डनेस ली जाती है, बट यहाँ हमारा ओवरऑल मकसद ये है कि जब वो 1024 डायमेंशन के डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 10D पर, तो इस 10D पर जो क्लासिफिकेशन परफॉर्म हो रही है, हम कह सकें कि वही रिजल्ट्स इस पूरे के पूरे डाटा के हैं। कुछ बात क्लियर हुई? अब देखो ना, यहाँ सारा डाटा इस फॉर्म में है, और एक और पॉइंट है जहाँ डाटा कुछ ना कुछ इस तरह स्कैटर्ड है। तो जब कुछ ना कुछ स्कैटर्डनेस उसके डाटा के पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में आसान है हमारे लिए उस डाटा को क्लासिफाई करना। ये इसकी ना एक एग्जांपल है, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर एग्जांपल करूंगी। वो उन्होंने 2 क्लासेस के अंदर ही से डेविएट किया हुआ था, लाइक आधा डाटा सर्कल्स में था और आधा डाटा क्रॉसिंग में था। अच्छा रुको, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन आल्सो, एक मिनट सिर्फ। हाँ जी, वो मुझे मिल गई एग्जांपल। ये सारी क्लास आ जाए ना? हाँ जी, सारे आ गए हो? पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं, फिर उस पर चलते हैं। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं? जी मैडम जी। ठीक हो गया। अब बाकियों की आवाज़ नहीं आई, अमार, सुफियान, शकील साहब। मैडम मैंने अपना कैब यस पकाई मैम। जी जी क्लास। मैडम आ गया। जी मैम इधर ही। अच्छा जी ये मैडम। देखिए, ये है डाटा, और यही यस डाटा की मैंने ऐसा ही एज इट इज़ ये डाटा है, और सेम एज इट इज़ ये डाटा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने ना आप लोगों को समझाने के लिए इसकी कंपोनेंट को अलहदा कर दी है। लाइक एक इसी डाटा पर ये कंपोनेंट ड्रॉ हुआ है और एक इसी डाटा पर ये कंपोनेंट ड्रॉ हुआ है। अब पहली चीज़, अगर प्रोजेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो अब आप लोग खुद देखें, इन दोनों कंपोनेंट्स के केस में प्रोजेक्शन डिस्टेंस इस वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट का ज़्यादा है, या समझो आप लोग कहो ये 1 है और ये है 2। अब बताएं जी, PCA 1 का प्रोजेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा है कि PCA 2 का प्रोजेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा है? PCA 2 का। PCA 2 का प्रोजेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा है। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं? जी क्लास, आप लोग एग्री कर रहे हैं? जब मैं इसको यहाँ पॉइंट आउट करी हूँ तो देखो इतना छोटा छोटा डिस्टेंस आ रहा है, बट जब मैं इन डाटा पॉइंट्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जब आप देखो यहाँ पर, जब मैंने डाटा को प्रोजेक्ट किया ना, तो मेरा सारे का सारा डाटा इस एरिया में आ गया। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर डाटा को प्रोजेक्ट किया तो मेरा डाटा यहाँ पर करके प्रोजेक्ट हुआ है। लाइक डाटा में स्कैटर्डनेस ज़्यादा है, डाटा की वेरिएंस ज़्यादा है, ज़्यादा फैला हुआ है। वेरिएंस तो हमने 2 रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल ये कहता है कि जब भी हमने वो प्रिंसिपल कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा प्रोजेक्शन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर हो गया? पहला रूल है हमारे पास ये। दूसरा रूल ये है कि हमने वो पॉइंट साथ सेलेक्ट करना है
जिसमें वेरिएंस क्या आनी चाहिए? हाँ जी, वेरिएंस क्या होनी चाहिए? हाई, ज्यादा। ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ, 1 मिनट। ये मैं मैम कैन आई मतलब आस्क, इरेज कर दूँ सारा, अब नया कॉन्सेप्ट एक और समझा दूँ? जी मैम इस क्वेश्चन क्वेश्चन ये है जी जी। कि अगर हमारा डाटा की नेचर हेट्रोजीनियस टाइप है, मीन टू अगर से हमारा कि क्या हो जाए? हमारे हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ डाटा हमारे पास हो, नंबर हैं वो वेरिएंट भी हैं और एक दूसरे से मतलब करीब भी नहीं है, क्लोजर नहीं है इन द सेम ठीक नेचर। है, फिर हम हाई वेरिएंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं मैम, उस हाई वेरिएंस को फिर प्लॉटिंग में भी तो हमें डिफिकल्टी आएगी ना, उसकी क्लासिफिकेशन भी तो उतनी ज़्यादा डिफरेंट मुश्किल हो जाएगी जब इतनी ज़्यादा। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, जिनमें प्रोजेक्शन एरर भी कम होता है या प्रोजेक्शन डिस्टेंस भी कम होता है और हमारी वेरिएंस भी हाई होती है, ये दोनों पॉइंट्स को ही मद्देनजर रखते हुए एक्चुअली में पीसी हमें वो कंपोनेंट सिर्फ दे देता है जिनमें ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो ये सारे का सारा काम मैथमेटिकली करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम इस काम को ग्राफिकली करें तो हमारी डाटा की डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, इस काम की कॉम्प्लेक्सिटी में भी इंक्रीज आता जाता है। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इस काम को मैथमेटिकली डील कर लिया गया हुआ है और मैथ्स के वेक्टर्स की फॉर्म में नंबर्स को ज्यूम कर लिया जाता है और फिर डाटा के कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाता है। अब देखो, अब आपने जो बात की, आपने विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी या हमारी वेरिएंस के हिसाब से हमारी चीज़ों या डाटा की विजुअलाइजेशन हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही हमारे पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो सोल्यूशन ये है कि पीसी एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वो एल्गोरिदम टोटली मैथमेटिकल है, उसमें विजुअलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हम सिंपल अपने मैथ्स के नंबर्स के थ्रू अपने डाटा के वो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन कंपोनेंट्स में हमारे डाटा की सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहती है। नाउ इट्स क्लियर? स्टिल कोई एम्बिग्विटी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैम प्लीज कैरी ऑन। ठीक है मैम, ठीक क्लियर हो गया? है। यस मैम। ओके। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ पर ना आप लोगों को एक और भी मेरा दिल लव एग्जांपल भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, अब ना एक ये डाटा समझ लो, और कुछ इस किस्म का ना आपके पास डाटा है। ठीक है, अब एक है x1 डायमेंशन और एक है x2 डायमेंशन। अब मुझे बताएं, इस डाटा के कितने मैक्सिमम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर सकती हूँ? 2 जी, 2 ड्रा किए जा सकते 2 ड्रॉ किए जा सकते हैं। सपोज एक ये ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और एक मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ। क्लियर हो गया? अब जब मैंने ये दोनों ड्रॉ कर लिए, अब मैंने आइडेंटिफाई करना है लाइक कितना डिस्टेंस है इसका। ये हो गया पहले का प्रोजेक्शन, और एक हम कर लेते हैं इसका प्रोजेक्शन। ऐसे ही करके सारा डाटा ड्रॉ। अब मुझे बताएं, प्रोजेक्शन डिस्टेंस के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट ग्रीन वाला ठीक है या रेड वाला ठीक है? ग्रीन वाला ठीक है मैम। ग्रीन वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन वाला हमारा ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डाटा की वेरिएंस की तरह हिसाब से। मैं अब दूसरी तरफ इस चीज़ को लेकर आती हूँ, एक और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब जब मैंने ग्रीन वाले पे अपने डाटा को यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ऐसे ही है,
ग्रीन वाले पे यही मेरा डाटा ड्रॉ हो रहा है ना। यस मैम। अब अगर मैं इस तरह देखो, एक लाइन पे जब मेरा डाटा ड्रॉ हुआ है तो सारे सर्कल्स इकट्ठे हो गए हैं और यस सारे क्रॉसेस इधर इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा ही है। यस मैम। अब मुझे बताएं, क्या इस डाटा को क्लासिफाई करना आसान है या फिर नहीं है? आसान है। आसान है ना, मैं बड़ा आसानी से एक सीधी सी लाइन लगा के क्लासिफाई कर सकती हूँ कि ये सर्कल की क्लास है और ये क्रॉसेस की क्लास है, ठीक है। अब यही काम इस ग्रीन वाले पे करो, सॉरी रेड वाले पे करो। अब ये रेड वाले पे अगर सारा डाटा प्रोजेक्ट करी हूँ तो आप नोट करें, जब ये सारा डाटा इधर प्रोजेक्ट होकर आ रहा है तो मिक्स हो रहे हैं, सर्कल ग्रीन इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? खुद नोट करें, ये भी हाँ इधर तो आ हम रहा है, ये पहले भी इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है जी। सारा डाटा जब मिक्स हो रहा है ना, तो अब इस केस में क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना आसान है या फिर नहीं है? मैडम जी नहीं। नहीं है। तो अब तो कहीं ना कहीं जब हम डाटा की वेरिएंस हाई रख लेते हैं, या हम कहते हैं डाटा की वेरिएंस को ना भी करो, इसे कहते हैं डाटा का स्कैटर्डनेस होना। जितना डाटा स्कैटर्ड होगा, उसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन एरर। तो हम रिकंस्ट्रक्शन एरर को जब उसके मद्देनजर रख रहे होते हैं ना, तो हम उसकी स्कैटर्डनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। जब भी उसकी स्कैटर्डनेस ज्यादा है, इस बात का मतलब ये हो रहा है, आवाज आ रही है शहीर, पहले बात खत्म होने दो। जब भी डाटा की स्कैटर्डनेस ज़्यादा होगी तो हम अपने डाटा को आसानी से क्लासिफाई कर सकेंगे। और अगर डाटा स्कैटर्ड नहीं होगा, लाइक ये चीज़ होगी, इसका मतलब है डाटा में वेरिएंस कम एग्जिस्ट कर रहा है। वेरिएंस कम हो तो ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन का एरर बढ़ जाता है, बल्कि डाटा की क्लासिफिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाती है। अब बताएं शहीर, आपको क्या कंफ्यूजन है? मैम मैडम ये बस जो एक एक करके। जी जी किल भाई आप कर लो क्वेश्चन। नहीं कर ले। मैं तो कहने लगा था मैम के बस कर दें, अभी हमारा पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। पेपर कहाँ से आ गया? पेपर है 6:30 बजे। यस जी मैम मैम। पेपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पहले बताओ, पूछो। मैडम मैं ये पूछ रहा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी तो हम इसी तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं ना, तो लेकिन हम यहाँ प्रोबेबिलिटी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन थोड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तो हम डाटा को कंप्रेस कर रहे हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि हम जब डाटा को कंप्रेस कर रहे हैं तो हमने इस तरह ध्यान रखना है कि डाटा की कंप्रेशन का फायदा ये होना चाहिए कि जब डाटा इस तरह करके ड्रॉ हो तो वो आगे हेल्प करे किसी भी एल्गोरिदम को। वो एल्गोरिदम कोई भी हो सकता है, वो लॉजिस्टिक हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है, इट कैन बी एनी एल्गोरिदम। ये सिर्फ समझाना है। अभी हम यहाँ कोई क्लासिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, एंड दैट इज कि वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, क्या कह सकते हैं, वी आर एक्चुअली कंप्रेशन डेटा कंप्रेसिंग अवर डाटा। हम सिर्फ अपनी डाटा की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। सही हो गया मैडम। ठीक है, मुझे था लगा तो कोई शायद कंफ्यूजन? ओके थैंक यू। कसवर, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। और नो मैम। अक्सा, सुहेब, नो। खुरम, सबको मैम क्लियर है? मैम यस आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछिए। ये है कि अगर हम डाटा आपकी ना कंप्रेशन आवाज जब बहुत हम कम आती है बाकियों की निस्बत, तभी मुझे अक्सर आपसे बार बार पूछना पड़ता है कि आपकी कुछ समझ नहीं मुझे बात है, ये थोड़ा सा ऊंचा बोलो। ओके मैं लाउडली जरा बोलता हूँ। तो पूछ मैम ये रहा हूँ कि जब डाटा कंप्रेशन हम टेक्निक्स अप्लाई कर लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम उनकी डायमेंशंस को कम कर देते हैं, वेरिएंस को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो इस दौरानिए में जब हम इमेज को या डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने डायमेंशंस को कम एग्जैक्टली, आती आती करते आती। हुए। अब चलो, अब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो चलो मैं भी आपको ना ये चीज़ दिखा देती, विजुलाइज कराती। ये स्लाइड्स अभी जाने दो, ये बाद में पढ़ाऊंगी जब हमने टॉपिक पढ़ा। ये देख रहे हो, इमेज नजर आ रहा है? यस मैम। इस इमेज की कितनी डायमेंशन है? 1D। 144D। 144। अब देखो मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ, अभी कितने में आ गए हैं? 60। जैसे जैसे डायमेंशंस कम होती जा रही हैं, इमेज की क्वालिटी भी डाउन हुई है कि नहीं हुई है? यस।
ये जो आपने बात की है ना, रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है, यानी कि मैं अब आपको ठहरिए स्लाइड से भी दिखा देती हूँ। ये अगर आपका डाटा ये था, आपने इसके ऊपर पीसी अप्लाई करके ये काम कर लिया, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोबारा अपने डाटा को इस शक्ल में लेके जाएं, बट 100% रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर अप्लाइंग पीसीए। ठीक है, 100% रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती, बट हम जब कहते हैं ना 99% वेरिएंस को मेंटेन रख लो, रिकंस्ट्रक्शन का ध्यान रखते हुए, ये मैं आगे टॉपिक पढ़ाना है जब आप लोगों को और क्लियर होगा। ठहरो, किधर है मेरा 99% वाला वेरिएंस, ठहर जाओ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फार्मूला जब एक्सप्लेन करूंगी, इस कॉन्सेप्ट में ही इस बात को ध्यान रखा गया है कि जब आप लोग अपने डाटा को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भी आप अपने डाटा का क्या कर रहे होते हो, आप कहते हो 1% तक वो बेशक गलती कर ले, लेकिन 99% वो मेंटेन करे। और ये तभी होता है जब हमने वो प्रिंसिपल कंपोनेंट सेलेक्ट किया होता है या किए होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली हमारे डाटा की स्कैटर्डनेस इंक्रीज हुई होती है। नाउ इट्स क्लियर। अच्छा मैंने खुरम, आपने जो सवाल पूछा ना वो काफी आगे जाके आना पूछना चाहिए था आपको, वो उस चीज पर अभी हम आए ही नहीं है। तो ये जो आपकी एम्बिग्युइटी है ना, वेरिएंस वाली, रिकंस्ट्रक्शन वाली, उसका पहला आंसर तो ये है कि डाटा की रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट ही इतना आ गया कि डाटा की रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। दूसरी जो चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है ना, वो एक्चुअली में ये चीज है कि डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए हम डाटा की वेरिएंस का ध्यान रख रहे होते हैं। कभी कभी इट इज पॉसिबल कि मैं ये कह दूं कि डाटा 90% अपनी वेरिएंस को रिटेन करे, यानी 10% तक इंफॉर्मेशन वो लूज कर दे, बट 90% इंफॉर्मेशन वो अपनी मेंटेन करे। या मैं ये कह सकती हूँ कि डाटा 80% तक अपनी इंफॉर्मेशन रिटेन करे, 20% तक लूज कर ले। ठीक है, तो अगेन ये डिपेंड कर रहा है मुझ पर कि मैं कितने परसेंट अपने डाटा को रिटेन करवाना चाह रही हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 99 और 1 की रेशो होती है, लाइक हम कहते हैं कि 1% तक वो कॉम्प्रोमाइज कर ले क्वालिटी को, लेकिन बाकी के 99% इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करे। बट वो 99% इंफॉर्मेशन भी एज इट इज नहीं होगी जिस जैसा हमारा ओरिजिनल डाटा होगा, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, हमारी रिकंस्ट्रक्शन 100% पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, बात क्लियर हुई? यस मैम, काफी हद तक क्लियर हो गई। मैं आपको ना एक और एक्सपेक्ट से भी इस बात को ना 1 मिनट समझा देती हूँ। अब ये चीज हुई ना क्लियर, आपका डाटा था 2D, आपने अप्लाई किया पीसी और उस पर कन्वर्ट कर उसे 1D में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इस 1D से, अगर आप लोग इस 1D से इसे वापस लेके जाना चाह रहे हो 2D में, तो ये मुमकिन है, ये नहीं कह रही कि मुमकिन नहीं, ये मुमकिन है, बट 100% अगर आप कहो ना कि जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ दोबारा आ जाए, तो ये वाला काम नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये कहो ना कि 100% वो चीज़ हो जाए, 100% वो चीज़ नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ हद तक आपकी रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है भी, और क्या कह सकते हैं, हो भी जाती है। हाँ जी, आप बताएं, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो मैम, ओके। क्लियर हो गया? चलिए फिर इंशाल्लाह ना